डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके रोली का पार्ट 9 कविता उद्बोधन पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी पुस्तक निकालिए और जब मैं पंक्तियाँ पढ़ूंगी तब आपको भी वो पंक्तियाँ आपकी पुस्तक में देखनी है। उद्बोधन कविता। इस कविता में धैर्य, वीरता, पुरुषार्थ और प्रेम जैसे उच्च मूल्यों के साथ बदलते समय के नवीन ज्ञान विज्ञान को अपनाकर प्रगति पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा कवि ने दी है कि आप में धैर्य, वीरता, पुरुषार्थ और प्रेम जैसे उच्च मूल्य तो होना ही चाहिए, लेकिन आपको बदलते समय के साथ नवीन ज्ञान विज्ञान को अपनाकर अपने पथ पर, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना है। अब मैं आपको पाठ की कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए और आपके पुस्तक में देखिए उसे आप। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। समर स्थली युद्ध भूमि, इष्ट पथ इच्छित राह, मृतक सम मरे हुए के समान, वर वीर श्रेष्ठ वीर। अब देखिए, इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि देशवासियों को बदलते समय में विज्ञान के नए ज्ञान को अपनाकर प्रगति के पथ पर बढ़ना है। उन्होंने प्रगति के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा दी है कि आपको बदलते समय में विज्ञान के नए ज्ञान को अपनाकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना है। कवि कहते हैं कि संसार रूपी इस युद्ध स्थल पर धैर्य धारण करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मार्ग में आने वाली बाधाओं से मत डरो। जब आप अपने मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हो, तो आपके मार्ग में जो भी बाधाएं आएंगी, जो भी मुसीबतें आएंगी, उससे आप मत डरो। जीवित होते हुए भी मृतकों के समान केवल अपने दिन पूरे मत करो। जीवित होने के बाद भी यदि आप अपनी बाधाओं से डर रहे हो, मुसीबतें से डर रहे हो, तो ऐसे मृतक के समान आपको अपने दिन पूरे नहीं करना है और अपने मार्ग की समस्याओं और बाधाओं को वीरता से स्वयं दूर करो। आपको आपके मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को वीरता के साथ स्वयं ही दूर करना है। उसके बाद की पंक्तियां देखिए। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, हे भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो, हे सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी भी आता नहीं। अब यहाँ पे अर्थ देखिए थोड़ा। पौरुष मनुष्य की शक्ति, ग्रास आप जो निवाला खाना खाते समय जो निवाला लेते हैं उसे ग्रास कहा जाता है। उद्यम परिश्रम। अब पंक्ति का अर्थ देखिए। बेकार में बैठो मत, आप बेकार में मत बैठो, आगे बढ़ते हुए महान कार्य करो। आपको बेकार नहीं बैठना है और आगे बढ़ते हुए महान कार्य करना है, महान बनना है। भाग्य के भरोसे न रहकर जीवन में पुरुषार्थ को स्थान दो। आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, आपको परिश्रम करना है आगे बढ़ने के लिए। तुम जानते हो कि भोजन का ग्रास भी, भोजन का निवाला भी स्वयं मुख में नहीं जाता। क्या जानते हो कि भोजन का निवाला भी, ग्रास भी स्वयं मुंह में नहीं जाता। फिर तुम्हें परिश्रम का ध्यान क्यों नहीं आता। अर्थात तुम्हें परिश्रम करना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, तभी तुम जीवन में सफल हो सकते हो। अब उसके बाद की लाइनें देखिए। रखो परिश्रम मेल मन से, जोड़कर अविवेकता, मन का मिलन ही मिलन है, होती उसी से एकता। तन मात्र के ही मेल से मन भला मिलता कहीं, है बाह्य बातों से कभी अंतःकरण खिलता नहीं। अब देखिए यहाँ पे अर्थ अंतःकरण मन,
अंतःकरण यानी मन, जड़ यानी बेजान, आलोक प्रकाश। अब देखिए इसमें कवि क्या बताना चाह रहे हैं, मिलजुल कर रहने से ही एकता रहती है। ऊपरी मेल मिलाप से मन का मेल नहीं होता, दिखावे से अंतःकरण प्रसन्न नहीं होता। इसलिए हृदय से मेलजोल की भावना रखो। यानी हमें आपसी मेलजोल रखने के लिए मन से एक दूसरे से जुड़ना है, हमें ऊपरी दिखावा नहीं करना है, क्योंकि ऊपरी दिखावे से मन एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते हैं, आपसी मेल आपसी प्रेम नहीं बन पाता है। अब इसके बाद की पंक्तियां देखो। पर एक हम में दूसरे को दे रहा संताप है, क्या हम जड़ों से भी जगत में हैं, गए बीते नहीं। हे भाइयों, इस भांति तो तुम थे, कभी जीते नहीं। संताप यानी दुख। उसके बाद देखिए अभी इसमें कवि बता रहे हैं कि निर्जीव दीपक भी स्वयं जलकर हमें प्रकाश देता है। कौन? निर्जीव दीपक भी, जिसमें कोई जान नहीं है, लेकिन वो दीपक भी हमें जलकर प्रकाश देता है। लेकिन हम एक दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन हम इंसान जिनमें जान है, समझ है, हम चेतन हैं, उसके बाद भी हम दूसरों को जानबूझकर कष्ट पहुंचाते हैं। क्या हम निर्जीव दीपक से भी गए बीते हैं? क्या बोल रहे हैं कवि? क्या हम निर्जीव दीपक से भी गए बीते हैं? क्योंकि हम तो दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर। यह हमारी परंपरा नहीं रही है, यह हमारी परंपरा नहीं रही है। इसलिए दूसरों को कष्ट मत पहुंचाओ, दूसरों को हमें कष्ट नहीं पहुंचाना है, क्योंकि ये हमारी परंपरा में नहीं है। दीपक के समान उनके मार्ग को आलोकित करो, प्रकाशित करो। हमें दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना है, दूसरों की मदद करनी है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना है, क्योंकि हमारी परंपरा ये नहीं रही है कि हम दूसरों को कष्ट पहुंचाएं। हमें दीपक के समान जलकर दूसरों को प्रकाशित करना है। अब इसके बाद की पंक्तियां देखिए। हमको समय को देख कर ही नित्य चलना चाहिए, बदलते हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए। विपरीत विश्व प्रवाह के निज नाव जा सकती नहीं, अब पूर्व की बातें सभी प्रस्ताव पा सकती नहीं। अब देखिए इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि हमें बदलते समय के अनुसार ही स्वयं में भी बदलाव लाना चाहिए। हमें बदलते समय के अनुसार स्वयं में भी बदलाव लाना चाहिए। तुम जानते हो कि प्रवाह के विपरीत नाव नहीं जा सकती। प्रवाह यानी बहाव, पानी का बहाव जिस दिशा में होता है नाव उसी दिशा में जाती है। यदि हम नाव को पानी के विपरीत दिशा में लाने का प्रयत्न करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और नाव ठीक से नहीं चल पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए हमें प्रवाह की दिशा में ही चलना है। अब पुरानी बातों को मान्यता नहीं मिल सकती, पुरानी रूढ़ियाँ, पुरानी बातों को मान्यता नहीं मिल सकती। इसलिए नए विचारों को अपनाओ। इसलिए हमें नए विचारों को अपनाना है, क्योंकि पुरानी बातें अब नहीं चलेंगी, पुरानी रूढ़ियों को हमें अब तोड़ना ही पड़ेगा। अब उसके बाद की पंक्तियाँ देखिए। हे बदलता रहता समय, उसकी सभी घातें नहीं कल काम में आती नहीं, आज की बातें कई। हे सिद्धि मूल यही कि जब जैसा प्रकृति का रंग हो तब ठीक वैसा ही हमारी कार्यकृति का ढंग हो। घातें यानी चालें, चोट पहुंचाना। अब देखो यहाँ कवि कह रहे हैं कि समय ही बदलता रहता है, समय सदा ही बदलता रहता है, आज की बातें कल
प्रभावहीन हो जाती है, यानी आज की बातों का कल पर कोई असर नहीं होता। यानी मूल बात यह है कि हमें समय के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि हमें समय हमेशा बदलता रहता है, आज की बातें, आज की जो बात है वो कल कोई प्रभावहीन हो जाती है, उनका कोई असर नहीं होता। इसलिए हमें समय के अनुसार ही कार्य करना है और समय के अनुसार ही स्वयं को बदलना है। उसके बाद की पंक्तियाँ देखिए। प्राचीन हो कि नवीन, छोड़ो रूढ़ियाँ जो हो बुरी, बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार आलिक है। प्राचीन बातें ही भली है, यह विचार अलिक है। जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। आलिक यानी झूठा, सॉरी आलिक, अलिक, अलिक शब्द है वो, अलिक यानी झूठा। पुरानी और नई सभी बेकार रूढ़ियों का त्याग कर दो। पुरानी परंपराएं जो चल रही हैं उनका हमें त्याग कर देना है। और विवेकशील बनकर हंस की जैसी चतुराई दिखाओ। पुरानी बातों को ही सही मानने की विचारधारा ठीक नहीं है कि आप हमेशा यही माने कि जो पुराने विचार है, पुरानी रूढ़ियाँ है वही सही है। ये विचार अब ठीक नहीं है। परिस्थिति के अनुरूप ही व्यवस्था होनी चाहिए कि जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार ही आपको परिवर्तन लाना है, वैसे ही आपको भी अपने में बदलाव लाना है, समाज में बदलाव लाना है। आखिरी की पंक्तियाँ देखिए। सर्वत्र एक अपूर्व युग का हो रहा संचार है, देखो दिनों दिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार है। अब तो उठो, क्या पढ़ रहे हो व्यर्थ सोच विचार में, सुख दूर जीना भी कठिन है, श्रम बिना संसार में। सर्वत्र, सभी जगह। अब देखो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि अब चारों ओर एक नए युग का सूत्रपात हो चुका है, यानी चारों ओर अब एक नया युग शुरू हो चुका है। दिन पर दिन विज्ञान का विस्तार हो रहा है, दिन पे दिन विज्ञान का विस्तार हो रहा है। अब सोच विचार न करते हुए उठ खड़े हो जाओ। परिश्रम के बिना सुख पाना तो दूर, जीवन जीना भी कठिन है। क्या बोल रहे हैं कवि कि अब चारों ओर एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है। दिन पर दिन विज्ञान का विस्तार हो रहा है, विज्ञान चारों तरफ फैलता जा रहा है। अब सोच विचार न करते हुए उठ खड़े हो जाओ। अब आपको सोचना नहीं है, आगे बढ़ना है। क्योंकि परिश्रम के बिना सुख पाना तो दूर, जीवन जीना भी कठिन है। आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसके ऊपर आधारित है कविता। धैर्यशीलता, परस्पर प्रेम, परिश्रम और पुरुषार्थ की भावना का इसमें संचार किया गया है, फैलाया गया है। अब आप इसका एक बार इस कविता को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगले लेसन पीरियड में करवाऊंगी।